अध्याय 37 खोई हुई भविष्यवाणी। हैरी के पैर ठोस जमीन से टकराए, जिससे उसके घुटने मुड़ गए। सुनहरे जादूगर का सिर खन के साथ फर्श पर गिर गया। हैरी ने आसपास देखा। वह डंबलडोर के ऑफिस में पहुंच चुका था। हेडमास्टर की अनुपस्थिति में हर चीज पहले जैसी हो गई थी। चांदी के नाजुक यंत्र एक बार फिर जर्जर पायों वाली टेबलों पर खड़े थे और धीरे धीरे धुआं उड़ाते हुए आवाज कर रहे थे। भूतपूर्व हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेसेस अपनी तस्वीरों के फ्रेम में ऊँग रहे थे और उनके सिर कुर्सियों की पीठ या तस्वीर के किनारों से टिके हुए थे। हैरी ने खिड़की में से बाहर देखा। क्षितिज पर पीली हरी लकीर दिख रही थी। भोर होने ही वाली थी। खामोशी किसी सोती तस्वीर की हुंकार या खराटे से ही टूट रही थी। हैरी से खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर उसके चारों तरफ का माहौल उसकी भावनाओं को प्रतिबंधित कर रहा होता, तो तस्वीरें दर्द से चीख रही होती। वह शांत, सुंदर ऑफिस में चारों तरफ टहलने लगा, तेज-तेज सांसें लेने लगा और यह कोशिश करने लगा कि कुछ न सोचे, लेकिन उसे सोचना ही था, इससे बचा नहीं जा सकता था। उसी की गलती के कारण सीरियस मर गया था। यह सब उसी की गलती थी। अगर हैरी वोल्डेमॉर्ट की चाल में फंसने की मूर्खता नहीं करता, अगर उसे इतना विश्वास नहीं होता कि उसका देखा सपना सच था, अगर वह हरमाइनी की सलाह मानकर इस संभावना पर विचार करता कि वोल्डेमॉर्ट हैरी के हीरो बनने की आदत का फायदा उठा रहा है, यह असहनीय था। वह इसके बारे में नहीं सोचेगा। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके भीतर एक भयंकर खोखलापन था, जिसे वह महसूस ही नहीं करना चाहता था, जिसकी वह जांच नहीं करना चाहता था। एक गहरा गड्ढा था, जहां सीरियस गायब हुआ था। वह इस बड़ी खामोश जगह पर अकेला नहीं रहना चाहता था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके पीछे एक तस्वीर ने अचानक जोर से हुंकार भरकर खर्राटा लिया और एक ठंडी आवाज आई। ओह, हैरी पॉटर! फिनिस नाइजलस ने एक लंबी जमाई ली, अपनी बाहें फैलाई और अपनी चालाक छोटी आंखों से हैरी को देखा। तुम इतनी सुबह को यहाँ क्या कर रहे हो? फिनिस ने आखिरकार कहा। इस ऑफिस ने असली हेडमास्टर के अलावा बाकी सबके खिलाफ खुद को सील कर लिया है। क्या डंबलडोर ने तुम्हें भेजा है? ओह, मुझे मत बताओ। उसने एक और ज्यादा जोरदार जमाई ली। मेरे खटिया पर पन्नाती को एक और संदेश भिजवाना है। हैरी बोल नहीं पाया। फिनिस नाइजलस को पता नहीं था कि सीरियस मर चुका था, लेकिन हैरी उसे नहीं बता सकता था। सीरियस की मौत के बारे में बोलने का मतलब उसे अकाट्य सत्य बनाना होगा। कुछ और तस्वीरें अब जागने लगी थी। सवाल पूछे जाने की दहशत में हैरी कमरे के पार गया और दरवाजे की घुंडी घुमाई। यह नहीं घूमी। दरवाजा अंदर से बंद था। हेडमास्टर की डेस्क के पीछे वाली टेबल पर लटकती तस्वीर में से लाल नाक वाले एक मोटे जादूगर ने कहा, इसका मतलब है कि डंबलडोर जल्दी ही हमारे बीच लौट आएंगे। हैरी घूमा। जादूगर ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी पीठ के पीछे एक बार फिर दरवाजे की घुंडी घुमाई, लेकिन यह हिली तक नहीं। ओह, यह अच्छा रहेगा, जादूगर ने कहा। उनके बिना यहाँ बड़ी बोरियत होती है, बहुत ज्यादा बोरियत। वह तस्वीर में बनी अपनी सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठ गया और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि डंबलडोर तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उसने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। ओह हाँ, वे तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। हैरी के सीने में अपराध बोध किसी भारी अंबर बेल की तरह भरा हुआ था। अब उसका अपराध बोध कसमसाने लगा। हैरी से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अब खुद से उकता चुका था। उसे अपने सिर और शरीर में फंसे रहने का इतना प्रबल एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। उसने कभी इतनी गहनता से यह इच्छा नहीं की थी कि वह काश कोई भी और होता। खाली अंगीठी में हरी लपटें नजर आने लगी, जिससे हैरी उछल पड़ा और दरवाजे से दूर हट गया। उसने घूर कर देखा कि एक आदमी की आकृति अंगीठी के अंदर घुमड़ रही है। जैसे ही डंबलडोर की लंबी आकृति आग से निकली, पास की दीवारों पर टंगे जादूगर और जादूगरनियां हिलकर जाग गए। उनमें से कईयों ने स्वागत ध्वनि निकाली। धन्यवाद, डंबलडोर ने धीरे से कहा। उन्होंने हैरी की तरफ नहीं देखा, बल्कि चलकर ज्वाला के अड्डे के पास गए, जो दरवाजे के पास था। उन्होंने अपने दुशाले की भीतर जेब से नन्हे बदसूरत पंखविहीन ज्वाला को निकाला। फिर उन्होंने उसे धीरे से उस सुनहरी जगह के नीचे नर्म राख की ट्रे पर रख दिया, जहां आमतौर पर बड़ा ज्वाला बैठता था। अच्छा तो हैरी, डंबलडोर ने आखिरकार नन्हे पक्षी से दूर मुड़ते हुए कहा, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि रात की घटनाओं से तुम्हारी किसी भी सहपाठी को स्थायी नुकसान नहीं हुआ है। हैरी ने अच्छा कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकला। उसे लगा डंबलडोर उसे याद दिला रहे थे कि उसने कितना नुकसान किया है। हालांकि डंबलडोर अब एक बार फिर उसकी तरफ देख रहे थे और उनका भाव दोषारोपण न होकर दयालुतापूर्ण था, लेकिन हैरी उनसे निगाह नहीं मिला पाया। मैडम पॉम्फ्री सबका इलाज कर रही हैं, डंबलडोर ने कहा।
निम्फेडोरा टोंक्स को कुछ समय तक सेंट मंगोज में रहना पड़ सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैरी ने गलीचे की तरफ देखकर सिर हिलाया। वह अब बाहर के आसमान के ज्यादा पीले होने के कारण हल्के रंग का दिख रहा था। उसे यकीन था कि कमरे की सभी तस्वीरें डंबलडोर के हर शब्द को गौर से सुन रही थी। तस्वीरों के सभी जादूगर निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि डंबलडोर और हैरी कहाँ गए थे तथा लोग घायल क्यों हुए थे। डंबलडोर ने बहुत धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हैरी। नहीं, आप नहीं जानते, हैरी बोला। उसकी आवाज अचानक तेज और ऊंची हो गई। उसके भीतर सफेद गुस्सा उबलने लगा। डंबलडोर उसकी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे। देखा डंबलडोर, फिनिस नाइजलस ने चालाकी से कहा, कभी भी विद्यार्थियों की भावना समझने की कोशिश मत करो, इससे वे चिढ़ जाते हैं। उन्हें तो यह अच्छा लगता है कि उन्हें गलत समझा जाए। वे आत्म करुणा में गोते लगाते रहें, अपने ही बनाए भंवर में। बस बहुत हो गया फिनिस, डंबलडोर बोले। हैरी ने डंबलडोर की तरफ पीठ कर ली और खिड़की से बाहर घूरने लगा। उसे क्विडिच स्टेडियम दिखाई दे रहा था। हैरी का खेल देखने के लिए सीरियस झबरीले काले कुत्ते के रूप में एक बार वहां आया था। वो शायद यह देखने आया था कि क्या हैरी जेम्स इतना अच्छा खेलता था। हैरी उससे कभी नहीं पूछ पाया कि क्या सचमुच ऐसा था। हैरी, तुम जो महसूस कर रहे हो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, डंबलडोर की आवाज आई। इसके विपरीत तुम दर्द को इस तरह से महसूस कर सकते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हैरी को अपने भीतर गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ, जो भयंकर खालीपन में धधक रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह डंबलडोर की शांति तथा उनके खोखले शब्दों के लिए उन्हें चोट पहुंचाए। मेरी सबसे बड़ी शक्ति है ना, हैरी ने कहा, और उसकी आवाज अचानक कांपने लगी जब उसने दोबारा क्विडिच स्टेडियम की तरफ घूरा। हालांकि अब वह उसे देख नहीं रहा था। आपको जरा भी पता नहीं है, आप नहीं जानते। मैं क्या नहीं जानता, डंबलडोर ने शांति से पूछा। यह बहुत ज्यादा था। हैरी गुस्से से कांपते हुए मुड़ा। मैं कैसा महसूस करता हूँ इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। हैरी, इस तरह कष्ट उठाने से यह साबित होता है कि तुम अब भी इंसान हो। यह दर्द इंसान का एक हिस्सा है। तो फिर मैं इंसान नहीं बनना चाहता, हैरी गरजा, और उसने अपने पास की जर्जर पायों वाली कुर्सी पर रखे चांदी के एक नाजुक यंत्र को उठाकर दीवार पर दे मारा। दीवार से टकरा कर इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। कई तस्वीरों ने गुस्से और डर की चिल्लाहटें निकाली तथा आर्मेंडो टिपेट की तस्वीर बोली, सचमुच? मुझे परवाह नहीं है, हैरी ने चिल्लाकर कहा और एक चंद्र दर्शक को उठाकर अंगीठी में फेंक दिया। मैंने बहुत सहन कर लिया, मैंने बहुत देख लिया है। अब मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सब खत्म हो जाए। अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। उसने उस टेबल को पकड़ा जिस पर चांदी के यंत्र रखे थे और उसे भी फेंक दिया। वो फर्श से टकरा कर टूट गई और उसके पाए अलग अलग दिशा में लुढ़कने लगे। तुम्हें परवाह है, डंबलडोर ने कहा। वे विचलित नहीं हुए थे। हैरी की तोड़फोड़ को रोकने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उनका भाव शांत, लगभग विरक्त था। तुम्हें इतनी परवाह है कि तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम इसके दर्द के कारण मर जाओगे। मुझे नहीं है, हैरी इतनी जोर से चीखा कि उसे लगा उसका गला फट जाएगा। एक पल के लिए तो डंबलडोर की तरफ भागना चाहता था और उनसे टकरा कर उनके बूढ़े शांत चेहरे को अशांत करना चाहता था। उन्हें झकझोर देना चाहता था, उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था, उन्हें अपने भीतर की दहशत का थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहता था। ओह हाँ, तुम में है, डंबलडोर ने अब और शांति से कहा। तुमने अपनी मम्मी को खो दिया है, अपने डैडी को खो दिया है और अभिभावक के रूप में सबसे करीबी व्यक्ति को खो दिया है। जाहिर है तुम्हें परवाह है। आप नहीं जानते कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, हैरी गरजा। आप तो वहां इतनी शांति से खड़े हैं। आप लेकिन शब्द काफी नहीं थे। चीजों को तोड़ने से भी मदद नहीं मिल रही थी। वह दौड़ना चाहता था, वह लगातार दौड़ना चाहता था और पलट कर नहीं देखना चाहता था। वह किसी ऐसी जगह चले जाना चाहता था जहां वह इन शांत नीली आंखों को अपनी तरफ घूरते न देख पाए, इस बेहुदा शांत बूढ़े चेहरे को न देख पाए। वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे की घुंडी घुमाई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हैरी ने पलटकर डंबलडोर की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे बाहर निकालो। वह सिर से पैर तक कांप रहा था। नहीं, डंबलडोर ने कहा। कुछ पल तक वे एक दूसरे को घूरते रहे। हैरी ने एक बार फिर कहा, मुझे बाहर जाने दे। नहीं, डंबलडोर ने दोहराया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप मुझे यहीं रखते हैं, अगर आप मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं, मेरी चीजों को शौक से तोड़ो, डंबलडोर ने शांति से कहा। मुझे वैसे भी लगता है मेरे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं। वे अपनी डेस्क तक गए और उसके पीछे बैठकर हैरी को देखने लगे। मुझे बाहर जाने दे, हैरी ने एक बार फिर कहा। अब उसकी आवाज ठंडी और डंबलडोर जितनी ही शांत थी।
तब तक नहीं जब तक कि मैं अपनी बात ना कह लूं, डंबलडोर ने कहा। हैरी ने गरजते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं सुनना चाहता हूँ? क्या आपको लगता है मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है कि आपको क्या कहना है? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनना पड़ेगा, डंबलडोर ने अविचलित अंदाज में कहा, क्योंकि तुम मुझसे उतना गुस्सा नहीं हो जितना तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम मुझ पर हमला करते, जैसा मैं जानता हूँ कि तुम करना चाहते हो, तो मैं इसी का हकदार था। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी ही गलती के कारण सीरियस मरा है, डंबलडोर ने स्पष्टता से कहा। या शायद मुझे यह कहना चाहिए कि ज्यादातर गलती मेरी थी। मैं इतना घमंडी नहीं हूं कि पूरी घटना की जिम्मेदारी खुद ले लूं। सीरियस बहादुर, चतुर और ऊर्जावान था। आमतौर पर ऐसे लोगों को घर में छिपकर बैठना पसंद नहीं होता है, खास तौर पर तब जब दूसरे खतरे में हो। बहरहाल तुम्हें एक पल के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए था कि आज रात को तुम्हारे रहस्य विभाग में जाने की कोई आवश्यकता थी। हैरी, अगर मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात करता, जैसा मुझे करना चाहिए था, तो तुम्हें बहुत समय पहले ही पता चल जाता कि वोल्डेमॉर्ट तुम्हें रहस्य विभाग में ले जाने का लालच दे सकता है। फिर तुम आज रात को वहां जाने की उसकी चाल में कभी नहीं फंसते, और सीरियस तुम्हारे पीछे वहां नहीं गया होता। दोष मेरा है और सिर्फ मेरा है। हैरी अब भी दरवाजे की घुंडी पर अपना हाथ रखे खड़ा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। वो डंबलडोर को एकटक देख रहा था, तेजी से सांसें ले रहा था और सुन रहा था। हालांकि वो सुनी हुई बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा था। बैठ जाओ, डंबलडोर ने कहा। यह आदेश नहीं, आग्रह था। हैरी झिझका, फिर वो धीरे धीरे चलकर कमरे के पार गया। वो चांदी जैसे यंत्रों और लकड़ी के टुकड़ों के मलबे में भरा था। वह जाकर डंबलडोर की डेस्क के सामने बैठ गया। क्या मैं ये मान लूं, फिनिस नाइजेल ने हैरी की बाई तरफ से धीरे से पूछा, कि मेरा पर पोता ब्लैक खानदान का आखिरी वारिस मर चुका है? हाँ फिनिस, डंबलडोर ने कहा। फिनिस जल्दी से बोला, मुझे यकीन नहीं है। हैरी ने सिर घुमा कर देखा कि फिनिस अपनी तस्वीर में से जा रहा है। वो जानता था कि वो ग्रिमॉल्ड चौक में लगी अपनी तस्वीर में जा रहा है। शायद वो इस तस्वीर से उस तस्वीर तक भागकर पूरे घर में सीरियस को आवाज लगाएगा। हैरी, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, डंबलडोर ने कहा। एक बूढ़े आदमी की गलतियों का स्पष्टीकरण, क्योंकि अब मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे मामले में मैंने जो किया है, जो नहीं किया है, वह बूढ़ेपन की निशानी है। जवान लोग कभी नहीं समझ सकते कि बूढ़े कैसा सोचते और महसूस करते हैं, लेकिन बूढ़े लोग दोषी हैं अगर वे ये भूल जाएं कि जवानी कैसी होती है। और कुछ समय से मैं शायद भूल गया था। सूरज अब सही तरीके से निकलने लगा था। पहाड़ों के ऊपर चमकती नारंगी किनारी दिख रही थी और उसके ऊपर का आसमान रंगहीन तथा चमकीला था। रोशनी डंबलडोर की बाहों और दाढ़ी की सफेदी तथा उनके चेहरे की गहरी लकीरों पर पड़ी। डंबलडोर ने कहा, 15 साल पहले तुम्हारे माथे के निशान को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि यह तुम्हारे और वोल्डेमॉर्ट के बीच के संबंध का चिन्ह हो सकता है। आप ये बात मुझे पहले बता चुके हैं, प्रोफेसर, हैरी ने रूखेपन से कहा। उसे रूखेपन की जरा भी परवाह नहीं थी। दरअसल अब उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, डंबलडोर ने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन देखो, तुम्हारे निशान से बात शुरू करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी जादुई दुनिया में कदम रखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मैं सही था। जब भी वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे करीब होता था या प्रबल भाव महसूस करता था, तो तुम्हारा निशान तुम्हें चेतावनी देने लगता था। मैं जानता हूँ, हैरी ने तकिए अंदाज में कहा, और डंबलडोर की उपस्थिति को भांपने की तुम्हारी क्षमता, भले ही वो छिपा हुआ हो, धीरे धीरे बढ़ती गई। जब डंबलडोर ने अपने शरीर और शक्तियों को दोबारा पा लिया, तो उसकी उत्तेजित भावनाओं को महसूस करने की तुम्हारी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई। हैरी ने सिर हिलाने तक की जहमत नहीं उठाई। वह ये बातें पहले से ही जानता था। डंबलडोर ने कहा, हाल ही में मुझे यह चिंता सताने लगी कि वोल्डेमॉर्ट को तुम दोनों के आपसी संबंध का एहसास हो सकता है। बेशक एक ऐसा समय आया जब तुम उसके मस्तिष्क और विचारों में इतनी दूर तक चले गए कि उसे तुम्हारी उपस्थिति का पता चल गया। जाहिर है मैं उस रात की बात कर रहा हूँ जब तुमने मिस्टर वीजली पर हुए हमले को देखा था। हैरी बुदबुदाकर बोला, हाँ, स्नेप ने मुझे बताया था। हैरी, प्रोफेसर स्नेप, डंबलडोर ने उसे धीरे से सही किया। लेकिन तुमने यह कभी नहीं सोचा कि मैंने तुम्हें बात क्यों नहीं बताई? मैंने तुम्हें गुप्त विद्या क्यों नहीं सिखाई? मैंने तुम्हारी तरफ महीनों तक क्यों नहीं देखा? हैरी ने नजरें उठाकर देखा। डंबलडोर दुखी और थके हुए दिख रहे थे। हाँ, हैरी बुदबुदाया, हाँ, मैंने सोचा था।
देखो, डंबलडोर ने आगे कहा, मुझे लग रहा था कि वोल्डेमॉर्ट जल्द ही तुम्हारे मस्तिष्क में घुसपैठ करने और तुम्हारे विचारों को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगा। मैं उसे ऐसा करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहता था। मुझे यकीन था कि अगर उसे एहसास हो गया कि हमारे बीच का संबंध हेडमास्टर और विद्यार्थी से ज्यादा था या है, तो वह इसका फायदा उठाकर तुमसे मेरी जासूसी करवा सकता था। मुझे डर था कि वह तुमसे जाने क्या क्या करवाएगा, और मुझे यह भी डर था कि वह तुम पर कब्जा कर लेगा। हैरी, मेरा यह विचार सही था कि वोल्डेमॉर्ट तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। इस साल जब भी हम करीबी संपर्क में आए थे, तब मैंने तुम्हारी आंखों के पीछे उसकी छाया देखी थी। हैरी को याद आया कि जब उसकी और डंबलडोर की नजरें मिली थी, तो उसके भीतर एक सोया हुआ सांप जागने लगा था और हमला करने के लिए तैयार होने लगा था। जैसा वोल्डेमॉर्ट ने आज रात को दिखाया था, तुम पर कब्जा करके वह मेरा विनाश नहीं करना चाहता था। उसका इरादा तो तुम्हारा विनाश करना था। जब कुछ समय पहले वह तुम पर हावी हुआ, तो वह उम्मीद कर रहा था कि उसे मारने के लिए मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। तो तुमने देखा हैरी, खुद को तुमसे दूर करके मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। एक बूढ़े आदमी की गलती। उन्होंने गहरी आह भरी। हैरी ने इन शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने पहले ये सारी बातें जानने में वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता, लेकिन अब यह सब बेमानी थी, क्योंकि उसके भीतर सीरियस के नुकसान की गहरी खाई थी। अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। सीरियस ने मुझे बताया था कि जिस रात को तुमने आर्थर वीजली पर हमले का सपना देखा था, उस रात को तुम्हें लगा था कि तुम ही सांप बन गए थे। मैं तत्काल समझ गया कि मेरा सबसे बुरा डर सही था। वोल्डेमॉर्ट को एहसास हो गया था कि वह तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ तुम्हारे दिमाग को मजबूत करने के लिए मैंने प्रोफेसर स्नेप से तुम्हें गुप्त विद्या सिखाने को कहा। वे रुक गए। हैरी ने धूप को देखा, जो अब डंबलडोर की डेस्क की चिकनी सतह के पार धीरे धीरे फिसलकर चांदी जैसी दावत और सुंदर लाल कलम को चमका रही थी। हैरी जानता था कि उनके चारों तरफ लगी तस्वीरें जागी हुई थीं और डंबलडोर के स्पष्टीकरण को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे दुशालों के सरकने या किसी के गला खंखारने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। फिनिस नाइजलस अब तक नहीं लौटा था। डंबलडोर ने आगे कहा, प्रोफेसर स्नेप को पता चला कि तुम महीनों से रहस्य विभाग के दरवाजे तक पहुंचने के सपने देख रहे हो। जाहिर है वोल्डेमॉर्ट ने जब से अपने शरीर को दोबारा पाया था, वह भविष्यवाणी सुनने के लिए छटपटा रहा था। इसलिए जब वह दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाता था, तो तुम भी रुक जाते थे, हालांकि तुम इसका मतलब नहीं जानते थे। और फिर तुमने रोकवुड को देखा, जो अपनी गिरफ्तारी से पहले रहस्य विभाग में काम करता था। उसने वोल्डेमॉर्ट को बताया, जो हम शुरू से ही जानते थे, कि जादू मंत्रालय में रखी भविष्यवाणियां बहुत कड़ी सुरक्षा में रखी जाती है। सिर्फ वही लोग उन्हें शेल्फ से उठा सकते हैं जिनके बारे में वे की गई हैं। किसी दूसरे की भविष्यवाणी को उठाने वाला पागल हो सकता है। इस मामले में अब दो ही विकल्प थे, या तो वोल्डेमॉर्ट खुद जादू मंत्रालय में प्रवेश करे और यह जोखिम ले कि इसके बारे में सबको पता चल जाए, या फिर वह यह काम तुमसे करवाए। मेरे लिए अब यह और भी महत्वपूर्ण हो गया था कि तुम गुप्त विद्या में निपुण हो जाओ। लेकिन मैं नहीं हुआ, हैरी बुदबुदाया। उसने ये बात जोर से कही ताकि उसके भीतर का अपराध बोध कम हो जाए। अपना अपराध मान लेने से उसके दिल को दबोच रहा भयंकर दबाव निश्चित रूप से कुछ तो कम हो जाएगा। मैंने अभ्यास नहीं किया, मैंने कोशिश ही नहीं की। मैं उन सपनों को रोक सकता था। हरमाइनी बार बार मुझे ऐसा करने के लिए कहती रही। अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो मुझे कभी नहीं दिखा पाता कि कहाँ जाना है, और सीरियस कभी। हैरी के दिमाग में कोई चीज उबल रही थी। उसे खुद को सही साबित करने की जरूरत थी, स्पष्ट करने की जरूरत थी। मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि वो सीरियस को सचमुच ले गया है या नहीं। मैं अम्बरिश के ऑफिस में गया था। मैंने आग में क्रीचर से बात की थी। उसने कहा था कि सीरियस वहां नहीं था। उसने कहा था कि वो चला गया है। क्रीचर ने झूठ बोला था, डंबलडोर ने शांति से कहा। तुम उसके मालिक नहीं हो, इसलिए वो खुद को सजा दिए बिना तुमसे झूठ बोल सकता था। क्रीचर चाहता था कि तुम जादू मंत्रालय जाओ। उसने उसने मुझे जानबूझकर वहां भेजा था। ओह हाँ, मुझे लगता है क्रीचर महीनों से अपने मालिक के अलावा किसी और के आदेश भी मान रहा था। कैसे? हैरी ने सूनेपन से कहा। वो बरसों से ग्रीमॉल्ट चौक से बाहर नहीं निकला है। डंबलडोर बोले। जब सीरियस ने क्रिसमस से पहले क्रीचर से चिल्लाकर कहा था, बाहर जाओ, तो क्रीचर ने इस मौके का फायदा उठाकर सीरियस के शब्दों का मनचाहा मतलब निकाल लिया कि यह घर से बाहर निकलने का आदेश है। वह ब्लैक परिवार के उस इकलौते सदस्य के पास पहुंच गया जिसका वह सम्मान करता था, ब्लैक की कजिन नार्सिसा, जो बेllatrix की बहन और लूसियस मैल्फॉय की पत्नी है। आप ये सब कैसे जानते हैं? हैरी ने पूछा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसका जी मचलने लगा। उसे याद आया कि क्रिसमस पर क्रीचर की अजीब अनुपस्थिति को लेकर वह भी चिंतित था। उसे याद आया कि क्रीचर अटारी में मिला था। क्रीचर ने मुझे कल रात को बताया था, डंबलडोर ने कहा।
देखो, जब तुमने प्रोफेसर स्नेप को सांकेतिक चेतावनी दी तो उन्हें एहसास हो गया कि तुमने सपने में सीरियस को रहस्य विभाग में फंसे देखा था। तुम्हारी ही तरह उन्होंने भी सीरियस से तत्काल संपर्क करने की कोशिश की। मुझे बताना होगा कि मायापंछी के समूह के सदस्यों के पास डेलोरेस अम्ब्रिज के ऑफिस की अंगीठी से ज्यादा विश्वसनीय संप्रेषण साधन है। प्रोफेसर स्नेप ने पाया कि सीरियस जिंदा है और ग्रिमॉल्ड चौक में सुरक्षित है। बहरहाल, जब तुम डेलोरेस अम्ब्रिज के साथ जंगल से वापस नहीं लौटे तो प्रोफेसर स्नेप चिंतित हो गए। वे जानते थे कि तुम यह मानते थे कि सीरियस को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने पकड़ लिया है। उन्होंने फौरन समूह के कुछ सदस्यों को सतर्क कर दिया। डंबलडोर ने गहरी आह भरी और आगे बोले, जब स्नेप ने संपर्क किया तो एलेस्टर मूडी, निम्फडोरा टॉन्क्स, किंग्सले शैकलबोर्ट और रीमस ल्यूपिन मुख्यालय में ही थे। वे सभी तुम्हारी सहायता के लिए तत्काल जाने को तैयार हो गए। प्रोफेसर स्नेप ने सीरियस से मुख्यालय पर ही रुकने का आग्रह किया था ताकि वह तुम्हें सारी बातें बता सके, क्योंकि मैं वहां पहुंचने ही वाला था। इस दौरान प्रोफेसर स्नेप जंगल में तुम्हारी खोज करने वाले थे, लेकिन सीरियस नहीं चाहता था कि बाकी लोग तुम्हारी तलाशी में जाए और वो मुख्यालय पर ही रुका रहे। उसने मुझे सारी घटना बताने का काम क्रीचर को सौंप दिया और इस तरह जब मैं कुछ समय बाद ग्रीमॉल्ड चौक पहुंचा तो वे सभी मंत्रालय जा चुके थे और घरेलू जिन ने मुझे हंसते हुए बताया कि सीरियस कहाँ गया था। हैरी ने खोखली आवाज में पूछा, वह हंस रहा था? ओह हाँ, डंबलडोर ने कहा। देखो, क्रीचर हमें पूरी तरह धोखा नहीं दे पाया था। वो मायापंछी के समूह का गुप्त रक्षक नहीं है, इसलिए वो मैल्फॉय को इसका ठिकाना नहीं बता पाया। वह उसे समूह की वे गोपनीय योजनाएं भी नहीं बता पाया जिन्हें बताने के लिए उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। वो अपनी प्रजाति के बंधनों से बंधा हुआ था, जिसका मतलब यह था कि वह अपने मालिक सीरियस के किसी सीधे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। लेकिन उसने नासिसा को ऐसी जानकारी दे दी जो वोल्डेमॉर्ट के लिए बहुत मूल्यवान थी, पर सीरियस को इतनी छोटी लग रही थी कि वह इसके लिए क्रीचर को मना नहीं कर पाया था। जैसे? हैरी ने कहा। जैसे यह कि सीरियस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता था, डंबलडोर ने धीरे से कहा। जैसे यह कि तुम सीरियस को पिता और भाई के मिले जुले रूप में देखते थे। जाहिर है वोल्डेमॉर्ट ये बात पहले से ही जानता था कि सीरियस समूह में है, और यह भी कि तुम्हें उसका पता ठिकाना मालूम है। लेकिन क्रीचर की जानकारी से वोल्डेमॉर्ट को यह एहसास हो गया कि अगर तुम किसी को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो तो वह सीरियस ब्लैक है। हैरी के होंठ ठंडे और सुन्न हो गए। तो जब मैंने कल शाम को क्रीचर से पूछा था कि क्या सीरियस वहां था, निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट के आदेश पर मैल्फॉय ने उसे पहले से ही बता दिया था कि तुम सीरियस की प्रताड़ना का सपना देखोगे। उसके बाद क्रीचर को ऐसा इंतजाम करना था ताकि तुम सीरियस से संपर्क न कर सको। इस तरह से वो ये पक्का कर लेगा कि अगर तुम सीरियस के घर पर होने की जांच करो तो क्रीचर ये नाटक कर सके कि वो वहां नहीं है। क्रीचर ने बकबीक नामक गरुड़ अश्व को कल घायल कर दिया था, और जिस पल तुम आग में पहुंचे थे सीरियस ऊपर की मंजिल पर उसकी देखभाल कर रहा था। हैरी के फेफड़ों में बहुत कम हवा रह गई थी। उसकी सांस तेज और खोखली हो गई। उसने टूटी हुई आवाज में पूछा, क्रीचर ने आपको यह सब बता दिया और हंसा? वह मुझे बताना तो नहीं चाहता था, डंबलडोर ने कहा, लेकिन मैं एक काबिल गुप्त घुसपैठिया हूँ और यह जान जाता हूँ कि मुझसे कब झूठ बोला जा रहा है। इसलिए मैंने उसे इस बात के लिए तैयार किया कि वह मुझे पूरी सच्ची कहानी बताए। इसके बाद मैं रहस्य विभाग पहुंचा। हैरी के हाथ उसके घुटनों पर मुट्ठियों में बंध गए और वो मुस्कुराकर बोला, और हरमाइनी हम सबसे कहती थी कि हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसने बिल्कुल सही कहा था हैरी, डंबलडोर ने कहा। जब हमने ग्रिमॉल्ड चौक के 12 नंबर मकान को अपना मुख्यालय बनाया था तभी मैंने सीरियस को चेतावनी दी थी कि उसे क्रीचर के साथ दयालुता और सम्मान से पेश आना चाहिए। मैंने उसे यह भी बताया था कि क्रीचर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि सीरियस ने मेरी बात को गंभीरता से लिया था या उसने कभी सीरियस की भावनाओं का सम्मान किया था। आप सीरियस को दोष न दें। आप सीरियस के बारे में इस तरह बात न करें जैसे। हैरी की सांस खत्म हो गई थी। वह सही तरीके से शब्द नहीं खोज पा रहा था, लेकिन जो गुस्सा कम हो गया था वह एक बार फिर बढ़ने लगा था। वह डंबलडोर को सीरियस की आलोचना नहीं करने देगा। क्रीचर दुष्ट है, वह इसी काबिल था। क्रीचर को जादूगरों ने ऐसा ही बनाया है हैरी, डंबलडोर बोले। हाँ, उस पर दया करनी चाहिए। उसका अस्तित्व उतना ही दुखद है जितना तुम्हारे दोस्त टॉबी का था। उसे सीरियस के आदेशों का मजबूरन पालन करना पड़ता था क्योंकि सीरियस उस खानदान का आखिरी वारिस था, लेकिन उसे उसके प्रति सच्ची वफादारी कभी नहीं रही। और क्रीचर की गलतियां चाहे जो भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि सीरियस ने क्रीचर की मजबूरी को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। हैरी चिल्लाया, आप सीरियस के बारे में इस तरह ना बोलें। वह एक बार फिर खड़ा हो गया था। वह आवेश में था और डंबलडोर पर हमला करने के लिए तैयार था, जो निश्चित रूप से सीरियस को बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। वो कितना बहादुर था, उसने कितने कष्ट झेले थे। और स्नेप, हैरी ने कहा, आप उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना? जब मैंने उन्हें बताया था कि वोल्डेमॉर्ट ने सीरियस को पकड़ लिया है तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझ पर ताना मारा था, डंबलडोर ने कहा।
हैरी, डलोरेस अम्बridge के सामने प्रोफेसर स्नेप के पास और कोई चारा नहीं था। उस समय उन्हें ये नाटक करना ही था कि वे तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, तुमने जो कहा था उसके बारे में उन्होंने मायापंची के समूह को फौरन सूचित कर दिया। जब तुम जंगल से नहीं लौटे तो उन्होंने ही यह अंदाजा लगाया कि तुम कहाँ गए हो। जब प्रोफेसर अम्बridge तुम्हें सीरियस का ठिकाना बताने के लिए मजबूर कर रही थी, तो उन्होंने ही अम्बridge को नकली सत्य द्रव दिया था। हैरी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे स्नेप को दोष देने में वहशी आनंद आ रहा था। यह उसकी भयंकर ग्लानि को कम कर रहा था और वह डंबलडोर को अपनी बात से सहमत कराना चाहता था। स्नेप ने सीरियस को घर में छिपे रहने के बारे में ताने मारे थे। उन्होंने यह कहा था कि सीरियस कायर था। डंबलडोर ने कहा। सीरियस इतना बड़ा और समझदार था कि इन तानों से उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए थी। स्नेप ने मुझे गुप्त विद्या सिखाना भी छोड़ दिया था, हैरी गुर्राया। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। मैं जानता हूँ, डंबलडोर ने भारीपन से कहा। मैं पहले ही कह चुका है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें गुप्त विद्या नहीं सिखाई। हालांकि मुझे उस वक्त यकीन था कि इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं था कि मैं तुम्हारे दिमाग को वोल्डेमॉर्ट के प्रति थोड़ा और खोल दूं, जबकि मेरी उपस्थिति में स्नेप ने इसे और बिगाड़ दिया। उनसे सीख कर आने के बाद हर बार मेरा निशान पहले से ज्यादा दुखने लगता था। हैरी को इस विषय पर रॉन के विचार याद आ गए और वह आगे कहने लगा। आप ये बात कैसे जानते कि वे वोल्डेमॉर्ट के लिए मेरे दिमाग नरम नहीं बना रहे थे, के लिए मेरे दिमाग में घुसने को ज्यादा आसान नहीं बना रहे थे? मुझे सिवेरियस स्नेप पर भरोसा है, डंबलडोर ने कहा। लेकिन मैं भूल गया था बूढ़े आदमी की एक और गलती, कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि कभी नहीं बढ़ते। मैंने सोचा था कि प्रोफेसर स्नेप तुम्हारे डैडी के बारे में अपनी भावनाओं से उबर सकते हैं। मैं गलत था। लेकिन वे ठीक है ना? हैरी चिल्लाया और उसने दीवार पर टंगी तस्वीर के हैरान चेहरे तथा वितृष्णा भरी बुदबुदाहटों को नजरअंदाज कर दिया। यह ठीक है कि स्नेप मेरे डैडी से नफरत करे, लेकिन यह ठीक नहीं है कि सीरियस क्रीचर से नफरत करे। सीरियस क्रीचर से नफरत नहीं करता था, डंबलडोर ने कहा। वह तो उसे ऐसा दास मानता था जिसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने या जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उदासीनता और उपेक्षा अक्सर स्पष्ट नापसंदगी से ज्यादा नुकसान करती है। आज रात को हमने जिस फव्वारे को नष्ट किया वह झूठ था। हम जादूगरों ने अपने साथियों से बहुत लंबे समय से गलत व्यवहार किया है और उनका शोषण किया है। अब हम उसी का परिणाम भुगत रहे हैं, हैरी चिल्लाया। तो सीरियस के साथ जो हुआ वो उसका हकदार था, है ना? मैंने यह तो नहीं कहा, न ही तुम मुझे ऐसा कहते सुनोगे, डंबलडोर ने धीरे से जवाब दिया। सीरियस क्रूर नहीं था, वह आमतौर पर घरेलू जिन्नों के प्रति दयालु था। उसे क्रीचर से प्रेम नहीं था, क्योंकि क्रीचर उस घर की जीवित याद थी जिससे सीरियस नफरत करता था। हाँ, वो उस घर से नफरत करता था, हैरी बोला। उसकी आवाज टूट गई। उसने डंबलडोर की तरफ पीठ फेर ली और दूर चल दिया। धूप अब कमरे के भीतर चमक रही थी और सभी दीवारों की आंखें उसी पर टिकी थी। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था। उसे तो ऑफिस भी नहीं दिख रहा था। आपने उसे उस घर में बंद रखा, जबकि उसे उससे नफरत थी, इसलिए वो कल रात को बाहर निकलना चाहता था, डंबलडोर ने शांति से कहा। मैं तो सीरियस को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। लोगों को घर में बंद रहना अच्छा नहीं लगता है, हैरी ने आवेश में उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा। आपने मेरे साथ भी तो पिछली गर्मियों में यही किया था। डंबलडोर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अपनी लंबी उंगलियों वाले हाथों में छिपा लिया। हैरी ने उन्हें देखा, लेकिन डंबलडोर की थकान या दुख से वह नरम नहीं पड़ा। इसके विपरीत वो इस बात पर और गुस्सा हुआ कि डंबलडोर कमजोरी के लक्षण दिखा रहे थे। जब हैरी उन पर अपना गुस्सा और भड़ास निकालना चाहता था, तो उन्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। डंबलडोर ने हाथ नीचे किए और आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से हैरी को देखा। उन्होंने कहा, हैरी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो बात बता दूं जो मुझे तुम्हें 5 साल पहले ही बता देनी चाहिए थी। मेहरबानी करके बैठ जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताने वाला हूँ। बस थोड़ा धैर्य रखो। जब मेरी बात खत्म हो जाए तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने या चाहे जो हो वह करने का पूरा मौका मिलेगा। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हैरी ने एक पल के लिए उन्हें गुस्से से घूरा, फिर डंबलडोर के सामने वाली कुर्सी पर झपट कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। डंबलडोर ने एक पल के लिए खिड़की के बाहर के धूप भरे मैदान को घूरा और फिर हैरी की तरफ देखते हुए बोले, हैरी, 5 साल पहले तुम हॉगवर्ट्स आए थे, सुरक्षित और सही सलामत, जैसी मैंने योजना बनाई थी और जैसा मैं चाहता था। हालांकि इस दौरान तुमने बहुत कष्ट उठाए थे। जब मैंने तुम्हें तुम्हारे अंकल आंटी की चौखट पर छोड़ा था, तब मैं जानता था कि तुम कष्ट उठाओगे। मैं जानता था कि मैं तुम्हें 10 अंधकारमय और मुश्किल सालों की सजा दे रहा हूँ। वे रुके। हैरी कुछ नहीं बोला। तुम पूछ सकते हो और तुम्हारे पास ये पूछने का पूरा कारण है कि ऐसा क्यों जरूरी था। तुम्हें किसी जादूगर परिवार में क्यों नहीं रखा गया? कई जादूगर परिवार खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाते। तुम्हें बेटे के रूप में पालना उनके लिए गर्व और आनंद की बात होती। मेरे जवाब है कि तुम्हें जीवित रखना मेरी प्राथमिकता थी।
तुम कितने खतरे में थे, यह बात मेरे अलावा शायद कोई दूसरा नहीं जानता था। वोल्डेमॉर्ट की शक्तियां कुछ घंटे पहले ही खत्म हुई थी, लेकिन उसके समर्थक, और उनमें से कई तो उसके जितने ही भयंकर थे, तब भी स्वतंत्र, नाराज, हताश और हिंसक थे। इसके अलावा मुझे आने वाले वर्षों को ध्यान में रखकर भी निर्णय लेना था। क्या मुझे यकीन था कि वोल्डेमॉर्ट हमेशा के लिए चला गया है? नहीं, मैं यह जानता था कि वह 10 साल, 20 साल या 50 साल बाद लौटेगा, लेकिन मुझे यकीन था कि वह जरूर लौटेगा। और मुझे यह भी यकीन था, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह तुम्हारी जान नहीं ले लेगा। मैं जानता हूँ कि वोल्डेमॉर्ट का जादूगरी का ज्ञान शायद किसी भी अन्य जीवित जादूगर से ज्यादा है। मैं जानता था कि अगर वह दोबारा पूर्ण शक्तिशाली बन गया तो वह मेरे सबसे जटिल और सशक्त सुरक्षात्मक मंत्रों तथा सम्मोहन को भी तोड़ सकता है। लेकिन मैं वोल्डेमॉर्ट की कमजोरी जानता था, इसलिए मैंने निर्णय लिया। तुम पर मैंने एक प्राचीन जादू कर दिया, जिसके बारे में वो जानता है, लेकिन वो इसे निहायत ही घटिया मानता है, और इसलिए इसके महत्व को हमेशा कम आंकता है, और उसने इसी का नतीजा भुगता। जाहिर है, मैं उस घटना के बारे में बोल रहा हूँ जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उन्होंने तुम्हें एक स्थायी सुरक्षा दे दी थी, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी सुरक्षा जो आज तक तुम्हारे खून में है। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ के खून पर भरोसा किया। मैंने तुम्हें उनकी बहन और एकमात्र जीवित रिश्तेदार के पास पहुंचा दिया। वे मुझसे प्यार नहीं करती हैं, हैरी ने एकदम कहा। उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन उन्होंने तुम्हें रखा तो सही, डम्बलडोर ने उसकी बात काटते हुए कहा। हो सकता है उन्होंने तुम्हें मन मार कर, गुस्से से, अनिच्छा से, कटुता से रखा हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुम्हें रखा, और ऐसा करके उन्होंने उस सम्मोहन को पक्का कर दिया जो मैंने तुम पर किया था। तुम्हारी माँ के बलिदान ने खून के बंधन को वह सबसे मजबूत बंधन बना दिया था जो मैं तुम्हें दे सकता था। मैं अब भी नहीं समझ, जब तक तुम उस जगह को अपना घर कह सकते हो जहां तुम्हारी माँ का खून रहता हो, तब तक वोल्डेमॉर्ट तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता था या नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने तुम्हारी माँ का खून बहाया था, लेकिन यह तुम में और तुम्हारी बहन में अब भी जीवित है। उनका खून तुम्हारी ढाल बन गया। तुम्हें हर साल वहां एक बार लौटना था, लेकिन जब तक तुम उसे घर कह सकते हो, जब तक तुम वहां रहते हो, तब तक वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी आंटियां बच जानती हैं। मैंने उस चिट्ठी में उन्हें सारी बात बता दी थी, जो मैं तुम्हारे साथ उनकी चौखट पर छोड़कर आया था। वे जानती हैं कि तुम्हें घर में रखने के कारण ही पिछले 15 सालों से तुम जिंदा हो। हैरी बोला, एक पल रुकिए। वो अपनी कुर्सी पर तनकर बैठ गया और डंबलडोर को घूरने लगा। वो भोपू आपने भेजा था, आपने उन्हें याद रखने को कहा था, वो आवाज आपकी थी। डंबलडोर ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाते हुए कहा, मैंने सोचा कि उन्हें हमारे बीच हुए उस करार की याद दिला देना चाहिए जो उन्होंने तुम्हें घर में रखकर पक्का किया था। मुझे शक था कि दमपिशाच के हमले के बाद उन्हें तुम्हें घर पर रखने के खतरों की याद आ गई होगी। हाँ, ऐसा हुआ था, हैरी धीरे से बोला। देखिए, आंटी से ज्यादा अंकल को लगा था। वे मुझे घर से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन भोपू आने के बाद आंटी ने मुझे रुकने को कहा। उसने एक पल के लिए फर्श को घूरा, फिर बोला, लेकिन इसका यह बात से क्या लेना देना है? वह सीरियस का नाम नहीं ले सकता था। तो 5 साल पहले, डंबलडोर ने आगे कहा, जैसे वे अपनी कहानी में बीच में रुके ही ना हो। तुम हॉगवर्ट्स आ गए। तुम उतने खुश या हट्टे कट्टे तो नहीं थे जितना मैं पसंद करता, लेकिन फिर भी जीवित और सही सलामत थे। तुम लाड प्यार में बिगड़े राजकुमार नहीं थे, बल्कि उतने ही सामान्य बच्चे थे जितना मैं इन परिस्थितियों में उम्मीद कर सकता था। अब तक मेरी योजना अच्छी तरह काम कर रही थी। और फिर देखो, तुमने हॉगवर्ट्स में अपने पहले साल की घटनाएं उतनी ही अच्छी तरह याद होंगी जितनी कि मुझे है। तुमने अपने सामने आई चुनौतियों का बहुत अच्छी तरह सामना किया, और मेरी उम्मीद से पहले, बहुत पहले तुम्हारा वोल्डेमॉर्ट से सामना हो गया। तुम एक बार फिर बच गए। तुमने इससे भी बड़ा काम किया, तुमने उसकी वापसी में देर करा दी। तुम किसी मर्द की तरह लड़े। मुझे तुम पर इतना गर्व हुआ कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन मेरी इस अद्भुत योजना में एक खामी थी, डंबलडोर ने कहा। एक ऐसी खामी जो मेरी पूरी योजनाओं को चौपट कर सकती थी। मैं जानता था कि मेरी योजना की सफलता कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस खामी को अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता था, इसलिए सिर्फ मुझे ही सशक्त बनना था। और मेरा पहला इम्तिहान तब हुआ जब तुम वोल्डेमॉर्ट के साथ संघर्ष करने के बाद कमजोरी की हालत में अस्पताल में पड़े थे। हैरी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। तुम्हें याद नहीं है, तुमने अस्पताल में मुझसे पूछा था कि वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें बचपन में मारने की कोशिश क्यों की थी। हैरी ने सिर हिलाया। क्या मुझे तुम्हें तभी बता देना चाहिए था? हैरी ने उन नीली आंखों में देखा। हालांकि वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल दोबारा सरपट भाग रहा था। तुम्हें अब तक योजना की खामी नजर नहीं आई?
नहीं, शायद नहीं। खैर, जैसा तुम जानते हो, मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि 11 साल की उम्र बहुत कम होती है और इस समय बताना ठीक नहीं रहेगा। मैं तुम्हें कभी भी इस उम्र में यह बात नहीं बताना चाहता था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात झेलना आसान नहीं होता। मुझे तभी खतरे के लक्षणों को पहचान लेना चाहिए था। मुझे खुद से यह पूछना चाहिए था कि जब तुमने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मुझे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए था, बल्कि उस सवाल का जवाब तभी दे देना चाहिए था, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन तो मुझे भयंकर जवाब देना ही पड़ेगा। मुझे ये पहचान लेना चाहिए था कि मैं उस दिन जवाब न देने के लिए बहाना बना रहा था और यह कह रहा था कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम छोटे थे, बहुत छोटे। और फिर हॉगवर्ट्स में तुम्हारा दूसरा साल शुरू हो गया। एक बार फिर तुमने उन चुनौतियों का सामना किया जिनका बड़े-बड़े जादूगर भी सामना नहीं कर पाते। एक बार फिर तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा बहादुर निकले। बहरहाल, तुमने मुझसे दोबारा ये नहीं पूछा कि वोल्डेमॉर्ट ने तुम पर वह निशान क्यों छोड़ा था। हमने तुम्हारे निशान के बारे में बातचीत तो की। हम इस विषय के बहुत बहुत करीब आ गए थे। मैंने तुम्हें तभी सब कुछ क्यों नहीं बता दिया। मुझे लगा कि आखिर 12 साल की उम्र भी 11 साल से ज्यादा बेहतर नहीं होती है, जो इस जानकारी को सहन कर सके। मैंने तुम्हें अपने सामने से खून से सना, थका हुआ लेकिन खुश लौट जाने दिया। मुझे थोड़ी परेशानी तो हुई। शायद मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे दबा लिया। तुम अब भी बहुत छोटे थे और मैं उस रात तुम्हारी जीत का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता था। तो तुमने देखा हैरी, तुम्हें अब मेरी शानदार योजना की खामी देखी। मैं उसी जाल में फंस गया था जिसे मैंने पहले से भांप लिया था, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं उससे बच सकता हूँ, जिससे मुझे बचना ही था। नहीं, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता था, डंबलडोर ने कहा। तुम्हें सच्चाई बताने के बजाय मुझे तुम्हारी खुशी की ज्यादा परवाह थी। अपनी योजना के बजाय मुझे तुम्हारी मानसिक शांति की परवाह थी। मैं जानता था कि मेरी योजना के असफल हो जाने पर कई जानें जा सकती हैं, लेकिन उनके बजाय मुझे तुम्हारी जान की ज्यादा परवाह थी। दूसरे शब्दों में, मैंने ठीक वही काम किया जिसकी वोल्डेमॉर्ट हम जैसे मूर्खों से उम्मीद करता है। क्या कोई बचाव है? मुझे नहीं लगता कि किसी और ने तुम पर उतनी करीबी नजर रखी है जितनी कि मैंने रखी है। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि मैंने तुम पर कितनी करीबी नजर रखी है। तुम जितने कष्ट में थे, मैं तुम्हें उससे ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहता था। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि अनाम और अनजान लोग तथा प्राणी भविष्य की मौत की घाट उतार दिए जाएंगे। मुझे तो इस बात की परवाह थी कि तुम जिंदा, स्वस्थ और खुश रहो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम थर्ड ईयर में पहुंच गए। मैंने तुम्हें दूर से देखा, जब तुम दम पिशाचों को दूर हटाने के लिए जूझे, जब तुम्हें सीरियस मिला, जब तुम्हें उसकी हालत पता चली और जब तुमने उसे बचा लिया, जब तुमने विजयी अंदाज में अपने गॉडफादर को मंत्रालय की गिरफ्त से बचाया था। क्या मैं तुम्हें उसी पल सब कुछ बता देता? लेकिन अब 13 साल की उम्र में मेरे बहाने खत्म हो रहे थे। तुम छोटे जरूर थे, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया था कि तुम असाधारण हो। हैरी, मेरी अंतरात्मा परेशान हो रही थी। मैं जानता था कि वह समय जल्दी ही आएगा। लेकिन तुम पिछले साल भूल भुलैया से बाहर निकल आए। तुमने सेड्रिक डिगोरी को मरते देखा और खुद बाल बाल बचे। फिर भी मैंने तुम्हें नहीं बताया, हालांकि मैं जानता था कि वोल्डेमॉर्ट के लौटने के बाद मुझे यह काम जल्दी ही करना होगा। और अब आज रात को मैं जानता हूँ कि तुम काफी समय से उस जानकारी के लिए तैयार हो जो मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से नहीं दी है, क्योंकि तुम ये साबित कर चुके हो कि मुझे यह बोझ तुम पर इससे पहले ही रख देना चाहिए था। मेरा इकलौता बचाव है। मैं जानता था कि तुम पर स्कूल के बाकी विद्यार्थियों से ज्यादा बोझ था, इसलिए मैं एक अतिरिक्त और सबसे बड़े बोझ को तुम पर लादना नहीं चाहता था। हैरी ने इंतजार किया, लेकिन डंबलडोर कुछ नहीं बोले। मैं अभी नहीं समझा। वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें बचपन में मारने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारे पैदा होने के पहले एक भविष्यवाणी की गई थी। वह जानता था कि भविष्यवाणी हुई है, लेकिन वह पूरी भविष्यवाणी नहीं जानता था। जब तुम बच्चे थे, तभी वह तुम्हें मारने निकल पड़ा, क्योंकि उसे यकीन था कि वह भविष्य की शर्तों को पूरा कर रहा है। जब तुम्हें मारने वाला शाप उसी को पलट कर लगा, तो उसे पता चल गया कि वह गलत था। इसलिए अपने शरीर को हासिल करने के बाद, और खास तौर पर पिछले साल उसके हाथ से तुम्हारे असाधारण रूप से बच निकलने के बाद, वह पूरी भविष्यवाणी को सुनने के लिए बेताब था। यही वह हथियार था जिसे वह अपनी वापसी के बाद इतनी शिद्दत से तलाश रहा था, यह ज्ञान कि तुम्हें कैसे नष्ट किया जाए। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था। डंबलडोर का ऑफिस धूप में नहा चुका था। जिस कांच के केस में गौरव गरुड़द्वार की तलवार रखी थी, वह सफेद चमक रहा था और अर्ध पारदर्शी था। हैरी ने फर्श पर जो यंत्र फेंके थे, उनके टुकड़े पानी की बूंदों की तरह चमक रहे थे, और उसके पीछे नन्हा ज्वाला राख के अपने घोंसले में हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा था। भविष्यवाणी फूट गई, हैरी ने सूनेपन से कहा। मैं तोरण द्वार वाले कमरे में नेविल को सीढ़ियों के ऊपर खींच रहा था, तभी नेविल का दुशाला फट गया और यह गिर गई।
जो फूटा था वह रहस्य विभाग द्वारा भविष्यवाणी का रखा गया रिकॉर्ड था, लेकिन वह भविष्यवाणी किसी के सामने की गई थी और उस व्यक्ति को वो भविष्यवाणी बहुत अच्छी तरह से याद है। उसे किसने सुना था? हैरी ने पूछा, हालांकि वह जवाब का अंदाजा लगा सकता था। मैंने, डम्बलडोर ने कहा। 16 साल पहले एक ठंडी बारिश भरी रात को हॉग्समीड सराय के बार के ऊपर वाले कमरे में मैंने यह भविष्यवाणी सुनी थी। मैं वहां पर ज्योतिष के टीचर की एक आवेदक से मिलने गया था। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे यहाँ ज्योतिष का विषय रहे। बहरहाल वह आवेदक एक बहुत मशहूर और बहुत प्रतिभाशाली भविष्यवक्ता की पर पोती थी, इसलिए मैंने सोचा कि समान शिष्टाचारवश उससे मिलने जाना चाहिए। लेकिन उससे मिलकर मुझे निराशा हुई। मुझे लगा कि उनमें जरा भी प्रतिभा नहीं थी। मैंने उसे बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि वह उस पद के लिए उपयुक्त रहेंगी। मैं चलने के लिए मुड़ा। डम्बलडोर खड़े हो गए और हैरी के पास से होते हुए ज्वाला के अड्डे के पास रखी काली अलमारी तक गए। उन्होंने अलमारी खोलकर उसके भीतर से पत्थर का एक खाली पात्र निकाला। इस पात्र के कोनों पर पुरातन लिपियां उकेरी गई थीं और इसी में हैरी ने अपने डैडी को स्नेप को प्रताड़ित करते देखा था। डम्बलडोर वापस डेस्क तक आ गए, उस पर स्मृति पात्र रखा और अपनी छड़ी अपने माथे पर लगाई। वहां से उन्होंने विचार के बहुत पतले और चांदी जैसे धागे छड़ी पर निकाले और उन्हें पात्र में डाल दिया। वे अपनी डेस्क के पीछे दोबारा बैठ गए और एक पल के लिए स्मृति पात्र में अपने विचारों को घुमेड़ते देखते रहे। फिर एक आह भरकर उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और इसकी नोक से चांदी जैसा पदार्थ को हिलाया। उसमें से एक आकृति बाहर निकली जो शॉलों में लिपटी हुई थी। चश्मे के पीछे सिबिल ट्रिलोनी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी। वे धीरे से घूमी और उनके पैर पात्र में थे, लेकिन अब वे बोली तो सामान्य रहस्यमयी आवाज में नहीं बल्कि कठोर भर्राई हुई आवाज में बोल रही थी, जिसे हैरी एक बार पहले भी सुन चुका था। शैतानी शहंशाह को परास्त करने की शक्ति वाला व्यक्ति आने वाला है। वह उन लोगों के घर पैदा होगा जिन्होंने 3 बार शैतानी शहंशाह का विरोध किया है। वह तब पैदा होगा जब 7वां महीना खत्म होने वाला होगा और शैतानी शहंशाह उसे अपनी बराबरी का मानेगा। लेकिन उसमें ऐसी शक्तियां होंगी जिसके बारे में शैतानी शहंशाह को पता नहीं होगा और इनमें से एक दूसरे के हाथ से मरेगा, क्योंकि एक के रहते दूसरा नहीं रह सकता। शैतानी शहंशाह को परास्त करने वाला 7वां महीना खत्म होते समय पैदा होगा। प्रोफेसर ट्रिलोनी धीरे धीरे घूमती हुई चांदी जैसे पदार्थ में जाकर गायब हो गई। ऑफिस में गहरी खामोशी छा गई। डम्बलडोर, हैरी या किसी तस्वीर ने कोई आवाज नहीं की। यहाँ तक कि ज्वाला भी पूरी तरह खामोश था। प्रोफेसर डम्बलडोर, हैरी ने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि डम्बलडोर अब भी स्मृति पात्र की तरफ देख रहे थे और पूरी तरह ख्यालों में खोए हुए दिख रहे थे। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह था, डम्बलडोर ने कहा, कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को जीत सकने वाला इकलौता व्यक्ति लगभग 16 साल पहले जुलाई के अंत में पैदा होगा। यह लड़का उन माता पिताओं के घर पैदा होगा जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट का 3 बार विरोध किया था। हैरी को महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसे जकड़ रही थी। उसे एक बार फिर सांस लेना मुश्किल लगने लगा। इसका मतलब है मैं? डम्बलडोर ने उसे अपने चश्मे के पीछे से एक पल तक देखा। उन्होंने धीरे से कहा, हैरी, भविष्यवाणी में एक अजीब बात है। इसका मतलब पूरी तरह यह नहीं था कि वह लड़के तुम ही हो। सिबिल की भविष्यवाणी 2 जादूगर लड़कों पर लागू हो सकती थी। दोनों लड़के उस साल जुलाई के अंत में पैदा हुए थे। दोनों के माता पिता माया पंछी के समूह में थे और दोनों के ही माता पिता वोल्डेमॉर्ट के हाथों 3 बार बाल बाल बचे थे। जाहिर है एक तुम थे और दूसरा नेविल लॉन्गबॉटम था। लेकिन फिर भविष्यवाणी पर मेरा नाम क्यों था? नेविल का क्यों नहीं था? डम्बलडोर ने कहा, वोल्डेमॉर्ट ने बचपन में तुम पर हमला किया। उसके बाद आधिकारिक रिकॉर्ड पर दोबारा लेबल लगाया गया था। भविष्यवाणी हॉल के प्रतिबंधक को यह लगा कि वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो जानता था कि सिबिल का इशारा तुम्हारी तरफ ही था। हैरी ने कहा, तो फिर हो सकता है कि वो मैं नहीं हूँ? डम्बलडोर ने धीरे से कहा, जैसे हर शब्द बोलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ रही हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि वो लड़के अब तुम ही हो। लेकिन जैसा आपने कहा, नेविल भी तो जुलाई के अंत में पैदा हुआ था और उसके मम्मी डैडी। तुम भविष्यवाणी के अगले हिस्से को भूल रहे हो, उस लड़के को पहचानने के आखिरी लक्षण को, जो वोल्डेमॉर्ट को परास्त कर सकता है। वोल्डेमॉर्ट खुद उसे अपनी बराबरी का मानेगा और उसने ऐसा ही किया। हैरी, उसने नेविल को नहीं तुम्हें चुना। उसने तुम्हें वह निशान दिया जो वरदान और अभिशाप दोनों साबित हुआ। लेकिन हो सकता है कि उसका चुनाव गलत हो।
हैरी ने कहा। हो सकता है उसने गलत व्यक्ति को चुन लिया हो। उसने उस लड़के को चुना जो उसके हिसाब से उसके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता था, डंबलडोर ने कहा। और हैरी, इस बात पर ध्यान दो, उसने शुद्ध खून वाले को नहीं चुना जो उसके सिद्धांत के अनुसार असली जादूगर होने का हकदार था, बल्कि अपने ही तरह आधे खून वाले को चुना। उसने तुम्हें देखने से पहले ही तुम में अपनी छवि देख ली। तुम्हें वह निशान देते समय वह तुम्हें नहीं मार पाया जैसा उसका इरादा था, बल्कि उसने तुम्हें ऐसी शक्तियां और ऐसा भविष्य दे दिया जिसकी वजह से तुम उसे एक बार नहीं बल्कि 4 बार बच चुके हो। तुम्हारे या नेविल के माता पिता भी यह नहीं कर पाए थे। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? हैरी ने कहा, जो सुन्न और ठंडा महसूस करने लगा। उसने मुझे बचपन में ही मारने की कोशिश क्यों की? उसे यह देखने का इंतजार करना चाहिए था कि बड़े होने पर नेविल या मुझ में कौन ज्यादा खतरनाक लगता है। उसी के बाद उसे हम में से किसी को मारने की कोशिश करनी चाहिए थी। यह ज्यादा व्यवहारिक कदम होता, डंबलडोर ने कहा। लेकिन भविष्यवाणी के बारे में वोल्डेमॉर्ट की जानकारी अधूरी थी। सिबिल ने हॉग्सहेड को सस्ता होने के कारण चुना था। वहां 3 ब्रूमस्टिक से ज्यादा अजीब लोग आते थे, जैसा तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बाद में पता चला, और जैसा उस रात को मुझे पता चला। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी आपकी बात सुन सकता है। जाहिर है, सिबिल ट्रेलॉनी से मिल जाते वक्त मैंने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि वहां ऐसी कोई बात होगी जिसके दूसरे के सुनने से फर्क पड़ेगा। ओह, लेकिन खुशकिस्मती यह रही कि थोड़ी सी भविष्यवाणी सुनने के बाद ही सुनने वाले को पकड़ लिया गया और सराय से बाहर निकाल दिया गया। तो उसने सिर्फ शुरुआत वाली बात ही सुनी थी, वह हिस्सा जिसमें जुलाई के अंत में पैदा होने वाले लड़के के बारे में बताया गया था, जिसके माता पिता ने 3 बार वोल्डेमॉर्ट का विरोध किया था। परिणाम स्वरूप वह अपने मालिक को यह चेतावनी नहीं दे सकता था कि तुम पर हमला करने और तुम्हें अपनी बराबरी का मानने का यह मतलब था कि वह तुम्हें अपनी शक्तियां दे देगा। तो वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं जानता था कि तुम पर हमला करने से खतरा हो सकता है या इंतजार करने और ज्यादा जानने की समझदारी हो सकती है। वह नहीं जानता था कि तुम में ऐसी शक्तियां होंगी जिनके बारे में शैतानी शहंशाह को पता नहीं होगा। लेकिन मुझ में नहीं है, हैरी ने घुटी हुई आवाज में कहा। मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसमें नहीं है। मैं उस तरीके से नहीं लड़ सकता जिस तरीके से वह आज रात को लड़ा था। मैं उन लोगों के शरीर पर कब्जा नहीं कर सकता या उन्हें मार नहीं सकता। रहस्य विभाग में एक कमरा है, डंबलडोर ने बीच में कहा, जिस पर हर समय ताला लगा रहता है। उसमें एक ऐसी शक्ति है जो मौत, इंसानी बुद्धि या प्रकृति की शक्तियों से ज्यादा अद्भुत और भयंकर है। शायद वो वहां रखी अन्य वस्तुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस कमरे में मौजूद शक्ति तुम में बहुत ज्यादा है और वोल्डेमॉर्ट में बिल्कुल नहीं। वही शक्ति तुम्हें आज रात को सीरियस को बचाने ले गई थी। उसी शक्ति ने तुम्हें वोल्डेमॉर्ट के कब्जे से बचाया था, क्योंकि वह जिस शक्ति को हिकारत की नजर से देखता है उससे भरे हुए शरीर में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपना दिमाग बंद नहीं कर पाए, तुम्हारे दिल ने तुम्हें बचा लिया। हैरी ने अपनी आंखें मूंद ली। अगर वो सीरियस को बचाने नहीं गया होता तो सीरियस जिंदा होता। सीरियस के बारे में दोबारा सोचने के पल को टालने के लिए हैरी ने पूछा, हालांकि उसे जवाब की परवाह नहीं थी। भविष्यवाणी के अंत में ऐसा कहा गया है, एक के रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता, डंबलडोर ने कहा। तो हैरी ने उन शब्दों को निकाला जो उसे अपने भीतर की निराशा के गहरे कुएं में से आते हुए महसूस हो रहे थे। तो क्या इसका मतलब है कि हम में से एक को दूसरे को मारना होगा अंत में? हाँ, डंबलडोर ने कहा। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। ऑफिस की दीवारों से बहुत दूर हैरी को आवाजें सुनाई दे रही थी। विद्यार्थी नाश्ता करने के लिए बड़े हॉल में जा रहे थे। यह असंभव लग रहा था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते थे जो भोजन करना चाहते हैं और हंसते हैं, जो न तो जानते हैं और न ही परवाह करते हैं कि सीरियस ब्लैक हमेशा के लिए चला गया है। सीरियस पहले ही लाखों मील दूर लग रहा था। हालांकि अब भी हैरी के एक हिस्से को यकीन था कि अगर वो उस पर्दे को खींच देता तो उसे सीरियस अपनी तरफ देखता और शायद मुस्कुराता हुआ मिलता। मुझे तुम्हें एक और स्पष्टीकरण देना है हैरी, डंबलडोर ने झिझकते हुए कहा। शायद तुमने सोचा हो कि मैंने तुम्हें प्रीफेक्ट क्यों नहीं बनाया। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास पहले ही काफी जिम्मेदारियां थी। हैरी ने उनकी तरफ देखा। डंबलडोर के चेहरे पर एक आंसू फिसलक रहा था।